बच्चों ये जो चैप्टर है इसके 3 पार्ट्स रहेंगे। लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। दिख रहा है स्क्रीन के लाइट ज्यादा दिख रही है तो ऑफ कर लाइट देखना पड़ेगा। आई थिंक ये सेकंड है। ये सो इसके 3 पार्ट्स हैं। ये जो चैप्टर है दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक योर नेशनल इनकम वाला चैप्टर। ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें वही है 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसको हम ऑब्वियसली 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। सो पार्ट 1 इज योर बेसिक्स। पार्ट 2 में हमारे पास आएगा मल्टीप्लायर। भी लिखो मत ये वाला। ठीक है। मल्टीप्लायर के ऊपर आएगा फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है। नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है डेफिसिट एंड हमारा सरप्लस। जो एक्स्ट्रा डिमांड होती है एग्रीगेट डिमांड व्हेन ज्यादा है सप्लाई से और जब कम है। क्लियर? सो ऑब्वियसली तीनों पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें यूजुअली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वो मल्टीप्लायर का बनता है। और इसमें मैंने आपको बताया इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप पढ़ेंगे हम जो डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड होगा। क्लियर? सो आ जाओ स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर। सोचो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड को हम इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को क्या बोल देते हैं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर टोटल एक्सपेंडिचर। अब इसको एक्सपेंडिचर क्यों कहेंगे इसका किसी को आंसर पर है? खोल सकते हैं हम एग्रीगेट डिमांड के सारे कंपोनेंट्स को। बताओ। मैंने नहीं पहले इस बारे में बताया आप लोगों को। सो एग्रीगेट डिमांड के बच्चे 4 कंपोनेंट्स है। कितने हैं? 4 4। ठीक है। जस्ट लाइक 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। याद करो जब हमने सर्कुलर फ्लो किया था तो हमने 2 कंपोनेंट्स करे थे। हमने कहा था हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है। याद है? ऐसे ही हमने कहा था 2 और सेक्टर्स होते हैं। एक गवर्नमेंट सेक्टर और थर्ड होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। लेकिन जो हमारा सिलेबस है +2 का दैट इज कन्फाइंड ओनली टू 2 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कितने सेक्टर्स? 2। दैट इज योर हाउस होल्ड एंड सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड क्या करता है बच्चे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ या नहीं? और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। फिर बच्चा हमारे पास अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ या नहीं? ठीक है। कार्तिक आपके लिए न्यू है टॉपिक बट वैसे बता देती हूँ। एग्रीगेट डिमांड है टोटल डिमांड। टोटल डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डिमांडेड इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जितनी भी गुड्स हैं जितनी भी सर्विसेज जो कि डिमांड हो रही है इकोनॉमी में 1 साल के अंदर उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड मतलब हम जैसे जो खाना खा रहे हैं घर पे बैठ के, जो काम बिजनेस अगर नहीं कर रहे, जो घर पे हमारा खर्चा हो रहा है उसको हम हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर किस तरह का खर्चा करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किस तरह का खर्चा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा बच्चा? ऑब्वियसली दुकानदार, बिजनेस वाले, हाँ या नहीं? यस। सो प्रोड्यूसर सेक्टर जो है इन्वेस्टमेंट्स करती है। नंबर 3 हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है। गवर्नमेंट भी तो खर्चा कर रही है ना, फ्री की पढ़ाई दे रही है, फ्री हॉस्पिटल्स, फ्लाईओवर्स, रेलवेज, ब्रिजेस, डैम सब कुछ सरकार बना रही है, हाँ या नहीं? वो सरकार का खर्चा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर हमारे पास आ जाता है बच्चे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे पास आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। क्या आ जाते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को हम एक्स से लिखते हैं, इंपोर्ट्स को हम एम से डिनोट करते हैं। तो बच्चा अगेन एग्रीगेट डिमांड क्या है? घर का खर्चा दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिजनेस का खर्चा दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। ओके। सो बच्चा इस वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। दिख रहा है ना? ये घर वालों का खर्चा, ये बिजनेस का खर्चा, ये गवर्नमेंट का खर्चा, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा। ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे अब आओ, अब डेफिनेशन देख लो वही जो अभी मैंने बोली। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ all the sum total demand of all
द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में जितने भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज जो कि डिमांड हो रही हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड। क्या कहेंगे? वेरी गुड। मार्केट डिमांड क्या होती थी? जब हम इकोनॉमिक्स में माइक्रो में पढ़ते थे, हम कहते थे एक प्रोडक्ट है एक्स। कितना प्रोडक्ट? वन प्रोडक्ट। उसके जितने भी कंज्यूमर्स मार्केट में डिमांड कर रहे हैं, उसको हम कहते थे मार्केट डिमांड। ये है सारे के सारे गुड्स, सारी की सारी सर्विसेज जो कि हर कोई डिमांड कर रहे हैं मार्केट में। क्लियर है? सो पहले डेफिनेशन लिखो, हेडिंग डाली ना, एडीएस पार्ट 1। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे आप डालो एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड ब्रैकेट में ऐसे एरो डाल के लिख सकते हो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होगा आते? आगे लिखो बच्चे, फिर जिसने लिख लिया, इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू the sum total, the sum total of demand, sum total of डिमांड। सम टोटल ऑफ डिमांड मतलब जितनी भी डिमांड है उसको प्लस कर दो। ठीक है, सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर all the goods and services, for all the goods and services in an economy, in an economy ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ड्यूरिंग भी लिख सकते हो, ओवर भी लिख सकते हो, जो आपको इजी लगता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर मतलब पूरे साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उसकी डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स। ठीक है, सो बच्चे एग्रीगेट डिमांड जो है हमारे पास दो तरीके की हो जाती है, ये लिख लिया। अब डिमांड भी कह रहे हैं, एक तो ऐसी जो कि हमने साल की शुरुआत में प्लान की होगी, है ना। देखो अब मैं बजट बना रही हूँ, मेरे को इकोनॉमी चलानी है, गवर्नमेंट है, ठीक है, प्रोड्यूसर भी है, हमारे को ऐसा लगता है कि पिछले साल क्योंकि 10,000 करोड़ प्रोडक्ट्स जो है बिके थे, इस साल उससे ज्यादा बिकेंगे। हाँ या नहीं? ऐसा ही होता है, हर कोई इस तरीके से प्रोडक्शन करता है। तो बच्चे जो हमने प्लान किया है, जो हमने प्लान किया है शुरुआत की स्टार्टिंग में, साल की स्टार्टिंग में, उसको हम एक्स एंटे डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एंटे डिमांड। दैट मीन्स समथिंग विच हैज बीन प्लान्ड इन एडवांस्ड। क्लियर है? प्लान जो हुआ है एडवांस में, ठीक है, उसको हम कहेंगे एक्स एंटे डिमांड। क्लियर? और जो एक्चुअल में रियलिटी में डिमांड कितनी हुई, अब हमें वो पता नहीं, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसको हम एक्स पोस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स पोस्ट, POST, EX-POST। तो आप क्या कर सकते हो, साइड पे ही, यहां पे नहीं, इसके साथ डेफिनेशन में नहीं, बट कहीं पे भी हेडर या फुटर में आप लिख लो, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। एक तो लिखोगे एक्स एंटे और लिखोगे एक्स पोस्ट। ठीक है, सिर्फ डिमांड ही नहीं, सब में, किसी भी चीज में आया, इन्वेस्टमेंट में आया, कंजम्पशन में आया, सेविंग्स में आया, सप्लाई में आया, किसी भी चीज में आया, इसका मतलब यही है। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड। ठीक है, जो हमने प्लान की होगी। ब्रैकेट में लिखना चाहते हो, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग। क्लियर? एक्सपोज में लिखेंगे एक्चुअल, एक्चुअल। देखो कंफ्यूजन भी हो रही हो कभी, अगर हमारे को ध्यान में नहीं रहता, तो पोस्ट का मतलब होता है जो हो गया है, हो गया है तो एक्चुअल हो गया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। सो एक्स पोस्ट क्या हो जाएगी? एक्चुअल डिमांड, दैट इज नाउ। ठीक है, मतलब रियलिटी में क्या हो रहा है। क्लियर? ठीक है बच्चे, तो ये एक्स एंटे, एक्स पोस्ट डिमांड भी हो सकती है, सेविंग्स भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, कंजम्पशन भी होती है, सप्लाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। थ्रू आउट द चैप्टर एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड और एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल। तो हम जितनी भी एजम्पशंस पढ़ते हैं बेटा, जितनी भी हम एजम्पशंस पढ़ते हैं, मतलब ये जो थियोरी है ये एजम्पशंस होती है, हाँ या नहीं? ठीक है, थियोरी बनती कैसे? सुनो, एजम्पशंस लेते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं।
एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ये थ्योरीज को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। मतलब ये जो आपने कभी देखा हो पीएचडी जो लोग करते हैं, ये लिखते हैं ना थीसिस थीसिस बोलते रहते हैं, तो हाइपोथेसिस होते हैं मतलब कि ऐसी चीज जो कि एजम्पशंस को हमने एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, जिसमें हमने कह दिया कि हाँ जी ये कंक्लूजन है एंड इट इज समथिंग। अगर ये सारी बातें हम मानते हैं तो इसका रियलिटी है, इसका कंक्लूजन, रिजल्ट ये निकलता है, राइट। तो अभी जो हम जितनी भी थ्योरी पढ़ेंगे ना बेटा, यहाँ पे डिमांड, सप्लाई, सेविंग्स, कंजम्पशन, अगर कुछ नहीं लिखा वो प्लान्ड है, ठीक है। कौन सी है? प्लान्ड। प्लान्ड मीन्स एक्स एंटे है। ओके, पक्का? क्योंकि हम शुरुआत में सोच के चल रहे हैं। क्लियर बच्चा? श्योर ना? किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है वर्ड्स में? अब बच्चे अगेन ऑब्वियसली ये तो जब हमने फ्लो और स्टॉक कंसेप्ट किया था तो हमने कहा था, क्योंकि पूरे साल में ना, देखो कार्तिक क्या लैंग्वेज लिखी है? ड्यूरिंग या ओवर, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट तो नहीं लिखा ना बेटा, पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये क्या होगा? फ्लो कंसेप्ट। क्या होगा? फ्लो कंसेप्ट। वेरी गुड। सो एडीएस क्या है? हमारे फ्लो कंसेप्ट है। क्लियर? तो एक एमसीक्यू यही बन जाता है कि क्या है? इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। अब सिंपल सा लिख सकते हो दैट इट इज, नेक्स्ट लाइन में लिख लो चाहे एडीएस में, एडी या कुछ भी, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्लियर? ये अभी और कुछ मेरे बिना उसके नहीं लिखेंगे, सिर्फ बता भी देती हूँ क्या है क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर आपको है। देखो जी, जब हम +1 में थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड डिमांड करते रहते थे। उसमें हम कहते थे अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। वेरी गुड। और हम कहते थे अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब हमने कहा था ना इनवर्स रिलेशन है, हाँ या नहीं बच्चे? ऐसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऐसे कहता था, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स rises, its demand falls and vice versa. Yes. So this was a law of demand. Now today we are studying what? Aggregate demand. क्या पढ़ रहे हैं हम? एग्रीगेट डिमांड, जो एक्चुअल रियलिटी में पूरी इकोनॉमी में चलता है, वो है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का रिलेशनशिप बच्चे हम प्राइस से नहीं पढ़ते, किससे पढ़ते हैं? इनकम से। किससे? इनकम। कहते हैं अगर एक इंसान अमीर हो जाता है, उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर एक इंसान अमीर होता है, मतलब इकोनॉमी, अब यहाँ पे हम इंसान तो नहीं, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हाँ या नहीं बच्चे? मैक्रो है ना, क्या है? ये मैक्रो पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब अमीर हो रही है अगर इकोनॉमी, तो उसका खर्चा भी बढ़ता है, मतलब डिमांड भी बढ़ती है। क्लियर है बच्चों? सो ये देखो ये लिखा है, एज द इनकम राइजेस एग्रीगेट डिमांड राइजेस। यहां से देखो एडी के साथ इसको छोड़ दो, ठीक। सो एज द डिमांड इनकम राइजेस एग्रीगेट डिमांड आल्सो राइजेस। अब एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी एडीएस की थ्योरीज नहीं चलेंगी, तभी हम, मैं ये लिखवाएंगे भी आपको इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन। क्लियर? बिकॉज दिस इज नॉट इन अ स्टडी, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं है। हमारा जो सिलेबस है दैट इज कन्फाइंड ओनली टू योर इनकम, ठीक है। सो बच्चे जैसे +1 में हम पढ़ते थे, हम कहते थे नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स याद है? इंफीरियर गुड्स दो होते थे। इंफीरियर गुड्स वो वाले गुड्स होते थे जब हम अमीर होते थे, हम उनकी कंजम्पशन खत्म कर देते थे और नॉर्मल गुड्स में शिफ्ट हो जाते थे। और लेकिन हम कहते थे यूजुअली जो बात हो रही है नॉर्मल गुड्स की हो रही है, मतलब आटा हो गया, चावल हो गए, चीनी हो गई, ना कि बाजरा, रागी, शक्कर, इन सब को हम नहीं कंसिडर करते थे। तो हम कह रहे हैं कि नॉर्मल गुड्स की डिमांड इनकम के बढ़ने से क्या होती है? राइज होती है, हाँ या नहीं? सो ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड भी कैसे राइज होती है? जब इनकम जो है इकोनॉमी में बढ़ जाती है। तो याद करो कि इनकम का दूसरा नाम बच्चे क्या होता था? एग्रीगेट सप्लाई। क्या होता था? एग्रीगेट सप्लाई। सो एस इज इक्वल टू योर इनकम, ठीक बात है। सो बच्चे as your income rises, as your income rises, what does rise? बच्चे इनकम बढ़ती है तो क्या बढ़ेगा? एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो। एंड इफ योर इनकम फॉल्स, एक देश गरीब हो रहा है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। वेरी गुड। सो एज इनकम फॉल्स एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो फॉल्स। सो देर इज अ पॉजिटिव और अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर? लिख लो, लिख लो। सिर्फ आपने एडी वाला लिखा है, आपने ये +1 को नहीं रिकॉल करना, ये सिर्फ वो है, रेफरेंस दिया हुआ है। सो इफ income rises, aggregate demand also rises. If income falls, aggregate demand also falls. So you can just write down this particular line, that there is a positive or a direct relationship. There is a positive or a direct relationship. ठीक है? लिख लिया बच्चा? So what are the components of aggregate demand in a fourth sector economy? अभी डिस्कस किया हमने। हमने कहा C, हमने कहा I, हमने कहा G, हमने कहा नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है? और हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर। वेरी गुड। नंबर 3, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन करेगा? बोलो बेटा। गवर्नमेंट सेक्टर। और नेट एक्सपोर्ट्स कौन करेगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेरी गुड। ठीक है? सो ये देखो, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो लिख लो, शुरू करो, हेडिंग डालो। कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन फोर सेक्टर इकोनॉमी। कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी। कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है? नंबर 1, हाउस होल्ड सेक्टर। नंबर 1, हाउस होल्ड सेक्टर। है, तो अभी हमने देखो, जब एग्रीगेट डिमांड शुरू किया था तो हमने कहा था इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। हाँ या नहीं? तो क्या ये मेरा इनकम, नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड भी है एक तरह का? हाँ या नहीं? जीडीपी, अगर हम एनएनपी नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे? पहले वो कर रहे हैं ना एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड से निकल सकता है, ऐसा हो ना बच्चा? जीडीपी एट एनपी निकल जाएगा इससे। यस। तो उसमें क्या फॉर्मूला होता था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड लास्ट होता था नेट एक्सपोर्ट्स। वेरी गुड, वही है। ठीक है? सो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें आपको पीएफसीई नहीं भी लिखना तो इट्स फाइन, यू कैन सिंपली राइट डाउन कंजम्पशन। कंजम्पशन वैसे है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यस, वो यही होता था कि जितना भी हाउस होल्ड खर्चा करते हैं। क्लियर? सो इवन इफ यू डोंट वांट टू राइट डाउन पीएफसीई, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन जस्ट राइट डाउन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? नंबर 2, यू हैव गवर्नमेंट सेक्टर, जिससे कौन करेगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज जीएफसीई, या फिर सिंपल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी। ठीक है? नंबर 3, वी हैव प्रोड्यूसर सेक्टर, दैट इज योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते थे ना इसको। दैट इज योर आई इन्वेस्टमेंट। आई, सिंपल आई लिख लो। आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर में वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम। ठीक है जी? हम्म। क्या बात है, सो रहे तो ठीक है, सबको समझ आ रहा है बच्चे? फिर बच्चा हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा ऑब्वियसली, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यू कैन इवन राइट डाउन एज एन ई, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, एन ई। ठीक है? नेट एक्सपोर्ट्स।
But our syllabus is confined only to two sectors, that is household and producer sector. तो अब हम पढ़ेंगे वो ही सिर्फ आगे. अभी तक तो सिर्फ बेस बन रहा था, इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक है. अब हमारा चैप्टर जो है यहां से शुरू होगा, दैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी. ठीक है. एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी. तो टू सेक्टर्स कौन से बताओ? हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर. वेरी गुड. सो हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या करेगा? और प्रोड्यूसर क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. वेरी गुड. सो देखो, हाउस होल्ड करता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ये तो सिंपल सी. और प्रोड्यूसर सेक्टर करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज आई. नाउ देयर इज दिस टर्म व्हिच इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड, बच्चे कह रहे हैं ये ऐसा खर्चा जो कि हर कोई करेगा करेगा इवन इफ द इनकम इज जीरो. अभी फॉर एग्जाम्पल, मतलब इकोनॉमिक्स इसको ऐसे नहीं डिफाइन करती, बट मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रही हूँ. अभी आप में से कोई अर्निंग है? नहीं है ना, कोई भी नहीं है. कोई करता है क्या? पैसा कमा रहा है घर पे, आप कर रहे हो. चलो ठीक है, एक्सेप्शन. बट यूजुअली जैसे इस एज में बच्चे ज्यादा नहीं कमाते. ठीक है. तो अगर आप नहीं अर्न कर रहे कुछ, बच्चे खर्चा तो फिर भी है, पढ़ाई का, खाने का, कपड़ों का, आने जाने का. यस और नो? तो वो जो खर्चा है जब आपकी इनकम जीरो है, या फिर खर्चा ज्यादा है इनकम कम है जब तक. ठीक है. वैसे तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इवन व्हेन इनकम इज जीरो. ठीक है. अगर आपकी इनकम नहीं भी है तब भी खर्चा जो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑटोनमस कंजम्पशन. क्या कहते हैं? ऑटोनमस कंजम्पशन. ठीक है. तो इसको इकोनॉमिक्स में कैसे डिफाइन किया जाता है, सुनेंगे. इकोनॉमिक्स में इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, दैट एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली मैंने भी बताया, विच इज दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रादर दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इवन व्हेन द इनकम इज जीरो. ठीक है. और ये यूजुअली किसके लिए डिफाइंड होता है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं. ठीक है. इकोनॉमिक्स इसको ऑटोनमस कंजम्पशन उनके लिए करता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है. ठीक है. लेकिन फिर भी उनका कुछ तो खर्चा है और वो खर्चा क्या है? ऑटोनमस कंजम्पशन है, जिसको हम सी बार, ये देख रहे हैं, सी कंजम्पशन होता था, हाँ या नहीं? और ये ऊपर उसका बार, ये दिस इज योर ऑटोनमस कंजम्पशन. कुछ किताबों में बोल रही हूँ, कुछ किताबों में इसको ए से भी लिखा जाता है, ए, ऑटोनमस. ठीक है. सो ऑटोनमस कंजम्पशन कौन सी कंजम्पशन होती है बच्चे? इवन व्हेन द इनकम इज जीरो, व्हेन देयर इज सम एक्सपेंडिचर, दैट इज नोन एज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सॉरी, यस. तो ऑटोनमस कंजम्पशन के ऊपर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं. सिंपल एमसीक्यू में आ गया कि ये क्या है, किस तरह का खर्चा है, तो यू विल मार्क इट एज ऑटोनमस कंजम्पशन. एमसीक्यू में आ गया क्वेश्चन, सी की वैल्यू निकालो. ठीक है. या फिर ये इस तरह हमें तो आएगा ही आएगा कि आपको दे दी वैल्यू नॉर्मल कंजम्पशन की भी, इनकम बता दी, तो ये क्या है, मतलब या सी की पूरी वैल्यू निकाली, वो सीखेंगे अभी. राइट. ऑटोनमस कंजम्पशन क्या है बच्चे? दोबारा से वो वाला खर्चा जब जो कि इनकम जीरो है तब भी होता है. क्लियर? श्योर? सो अब देखो, ये इनकम जीरो है, कुछ तो खर्चा है ना, देखो 50. हाँ या नहीं बेटा? सो इसको हम क्या कहेंगे? ऑटोनमस कंजम्पशन. फिर हम एक चीज और देखते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, देख रहे हैं बच्चे, ये इनकम का कॉलम है ना, वाई. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, पहले 10 जीरो थी, 50, 100, 200, 300, 400, 500, मेरी कंजम्पशन भी क्या हो रही है बच्चे? देखो इंक्रीज हो रही है, 50 से 75, 100, 150, 200, 250, 350 हो रही है राइस. यस और नो? राइज हो रही है. सो हमने ऊपर भी ये पढ़ा था, दैट एज द इनकम राइजेस सो डज योर एग्रीगेट डिमांड. एंड एग्रीगेट डिमांड अगर हम दो सेक्टर में बात करें, दैट मीन्स योर इनकम अगर राइज हो रही है तो कंजम्पशन भी डेफिनेटली राइज हो रही है. क्लियर? ठीक है. पर एक चीज और आगे हम पढ़ेंगे, जिसको हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहेंगे. क्या कहेंगे? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. ये किसने दिया बच्चे? जे एम कीन्स ने दिया. ठीक है. किसने दी? जे एम कीन्स. आगे बढ़ेंगे इनका नाम सेकेंड यूनिट में. ठीक है. क्या है इसका नाम? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. जो कि क्या कहता है, सुनेंगे सुनेंगे.
जैसे जैसे एक इंसान की इनकम बढ़ती है, क्या, जैसे जैसे एक इंसान की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसका कंजम्पशन का खर्चा भी बढ़ता है, वैसे वैसे उसके इंसान के कंजम्पशन का भी खर्चा बढ़ता है, पर वो सारी की सारी इनकम कंजम्पशन में नहीं खर्च करता, उसमें से कुछ पोर्शन बचा होता है। ठीक है। देखो, जब अब खुद सोचो, अगर आप आज अर्न करने लग जाओ, ठीक है, पहली तो ऐसी सिचुएशन होगी ना कि मम्मा पापा हेल्प कर रहे होंगे, हाँ या नहीं, होता है कि सारा तो हम अपना खर्चा नहीं निकाल पाते, कुछ मम्मा पापा हेल्प करते हैं। फिर हम ऐसे लेवल पे आएंगे कि हम कहेंगे सारा का सारा मेरा खर्चा मैं उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, राइट। फिर एक ऐसा लेवल आएगा जब मैं खर्चे तो अपने करने के बाद कुछ सेव भी कर पा रही हूँ, है ना। फिर जब मैं और अर्न करने लग जाऊंगी, बहुत ज्यादा अच्छा अर्न करने लग जाए हम, तो क्या होगा, सारा तो नहीं खर्च करेंगे, उसमें से ज्यादा बचाएंगे, है ना, ज्यादा बचाएंगे। तो बच्चे यही किसने कहा है, जेम कीन्स ने कहा है, कह रहे हैं कि हम क्या है, रैशनल है, बेवकूफ नहीं है, हम आते सैलरी नहीं उड़ाते। हम क्या करते हैं, उसको पहले तो जब पैसा हम कम कमाते हैं तो हमारा ज्यादा सारा खर्चा कंजम्पशन में जाता है, बट जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन तो बढ़ती है, बट उसी सेम प्रोपोर्शन में नहीं, बल्कि थोड़ी सी कम, क्योंकि हम सेव करते हैं। क्लियर। नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं, भी थोड़ी देर बाद दोबारा से जब वो टॉपिक आएगा मैं समझाऊंगी। अभी यहाँ पे इसलिए बताना चाह रही हूँ, देखो कितने का चेंज है, 25, फिर कितने का चेंज है 25, फिर कितने का है 50, फिर कितने का है 100, अब देखो कम हो गया चेंज 50, देन चाहे 100, जो भी है, ये तो वैसे एग्जाम्पल है, आगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे धीरे 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 हमारी कंजम्पशन रादर उतने से इंक्रीज नहीं हो रही जितने से पहले हो रही थी। क्लियर। सेविंग्स के साथ पढ़ेंगे। सो बच्चे, इन्वेस्टमेंट आपकी और ईज के लिए ना, आई आई से क्या, सॉरी, ये याद आ रहा है, जो आपका सीबीएसई है वो क्या कहता है कि हम इन्वेस्टमेंट को भी ना ऑटोनमस मान रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में मुझे दो तरीके की होती है, जैसे कंजम्पशन भी हमने कहा कि एक ऐसी होती है जो कि हमें, हमारे को पता ही है कि ये तो खर्चा होगा ही होगा इवन इफ द इनकम इज जीरो। ऐसे ही एक होती है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या क्या, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। फिर से बोल रही हूँ, ऑटोनमस, इंड्यूस्ड। ऑटोनमस होती है वही कि चाहे इनकम जो मर्जी होती रहे कोई फर्क नहीं, ये खर्चा तो करना ही करना पड़ेगा, और ये खर्चा कौन करता है, सरकार करती है। ठीक है। इकोनॉमी में ऐसा खर्चा, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि चाहे पैसा हमने कमाया है कि नहीं कमाया, खर्चा ये तो हम करेंगे ही करेंगे, उसको हम कहेंगे ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि इनकम के बढ़ने या घटने से चेंज नहीं होगी। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम के बढ़ने से या उसके कम होने से चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। ठीक है। सो दैट इनकम, sorry, that investment which does not change, which does not change with the change in the level of income is known as autonomous investment. अब हम जैसे लोग हैं बच्चे जो कि पैसा कमाना चाहते हैं, हम लोग ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट करेंगे कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें जहां ज्यादा इनकम होगी मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूंगी, जहां पे इन्वेस्टमेंट सॉरी रिटर्न कम होगा वहां कम करूंगी, और जहां बिल्कुल रिटर्न नहीं है वहां बिल्कुल ही नहीं करूंगी, ऐसे वाले लोग हैं ना हम, हाँ या नहीं। तो हम जैसे लोगों को, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो वाली इन्वेस्टमेंट होती है जो कि बढ़ती है जैसे जैसे हमारी इनकम भी। ठीक है बच्चा। सो अब एक छोटी सी चीज और लिखो, जहां पे भी आपने हेडर फुटर में या यहाँ पे ही चाहे एडीएस लिख लिया ना, तो यहाँ पे आप दो चीजें लिखो, एक लिखो ऑटोनमस, नहीं इससे भी, सॉरी रुको वेट, हमने ये लिखा था CNI, ऐसा लिखा था ना, सी लिखा था बच्चे, कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन टू सेक्टर लिखी हेडिंग, लिख लो, लिख लो जिसने नहीं लिखी, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। उसमें ऐसे हेडिंग में नंबर वन हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है। फिर हाउस होल्ड के नीचे लिखोगे कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
और प्रोड्यूसर सेक्टर के नीचे लिखोगे आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। लिखा बच्चे। फिर इसमें से दो एरो नीचे निकालोगे और लिखोगे एक में ऑटोनमस। ऑटोनमस इंड्यूस्ड। क्या? कंजम्पशन की बात हो रही है। ऑटोनमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन, और इन्वेस्टमेंट में भी दो डालोगे। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट लिखा। ऑटोनमस के ब्रैकेट में जहां कंजम्पशन थी वहां सी बार लिखोगे। सी बार ऐसे। सी बार। ठीक है। फिर ऑटोनमस कंजम्पशन के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखोगे एरो डाल के, ऐसे नीचे को ऐसे लिखेंगे ना फ्लो चार्ट वाइज। ठीक है। सी था, सी के नीचे दो है, ऑटोनमस और इंड्यूस। तो ऑटोनमस के अपने ब्रैकेट में सी बार लिखा है, अब ऑटोनमस को नीचे एक लाइन में डिफाइन करो। देखो, बोलू। दैट दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर which is which is incurred which is incurred when income is equal to zero। income is equal to zero। ठीक है। इंड्यूस्ड पे लिखो इंड्यूस्ड कंजम्पशन, सी सिंपल लिखा हो सकता है, इसका बी वाई भी हो सकता है, आगे पढ़ेंगे मत लिखना। तो सिंपल इंड्यूस्ड में लिखो दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर which increases which increases with with the increase in income which increases with the increase in income and reduces reduces with the fall in income and reduces with the fall in income with the fall in income। Clear? Very good। ऐसे अब इन्वेस्टमेंट्स में आ जाओ। इन्वेस्टमेंट्स में एक हमारे पास ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट थी। ऑटोनमस का भी मैं बता देती हूँ, आपके में इतना बाइफिकेशन नहीं है। आई बार होता है ये भी। ठीक है। आई बार। ओके। कैपिटल आई बार। ओके। इसमें लिखो दैट दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर which which does not change which does not change with the change in which does not change with the change in income, full stop। That is it remains constant, that is it remains constant, full stop। नंबर टू लिखेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, INDUCED, induced investment, when with the increase in level of income with the when with the increase in level of income, comma, investment expenditure also increases।
एंड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दैट मीन्स इफ द इनकम फॉल सो डज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल। इट इज नोन एज योर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा और डिटेल में बाद में आता है, दैट इज रिटर्न ऑन रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न एंड योर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। वो हम थोड़ी देर बाद जब ये टॉपिक डिटेल में आएगा तब पढ़ा। ठीक है? ओके, चलूं थोड़ा सा आगे। तो अब ये छोटा सा ये वाला टेबल भी बना लो। इनकम पहले 0 थी, तो जो 50 है खर्चा, इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई हमारा सेम रहेगा, दिस इज योर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई बार, विच इज यूजली डन बाय द गवर्नमेंट। और टू सेक्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। किसी बच्चे को परेशानी तो नहीं हो रही कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्यों यहाँ पे ले रहे आए हमें? किसी को परेशानी है तो मेरे से पूछ सकता है। मेरे को हो रही है परेशानी, कोई समझाएगा? जब तुम्हारे को नहीं हो रही तो वो पूछो तो सही एटलीस्ट। डू यू नो व्हाई आर वी सेइंग दैट दिस आई रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? हमने कहा कि दो सेक्टर तो हमारे हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर में गवर्नमेंट कहाँ से आ गया? Right, but my question is, why are we including the government's welfare expenditure in the term I? This is my question, कि why are we including government's expenditure in the term I? याद करो थोड़ा सा, इन्वेस्ट नेशनल इनकम में याद करो, we've done this. हम्म। हम याद करेंगे जब हमने एक कम सुनेंगे बच्चे, जब हमने एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करी थी, एक्सपेंडिचर मेथड, तो हमने कहा था कि बाकी सारा खर्चा जो कंजम्पशन का है, खाने पीने का है, हाउस होल्ड का, वो सी में जाएगा अगर उन्होंने कोई रेसिडेंशियल हाउस अपने खरीदा या कंस्ट्रक्ट कराया। परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस और कंस्ट्रक्शन गोज टू इन्वेस्टमेंट। यस। ऐसे ही हमने कहा गवर्नमेंट का जो स्कूल के ऊपर, जो पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन सॉरी अपना हॉस्पिटल्स, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारे हमारे जी में जाएंगे। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, जो कंस्ट्रक्शन है, दैट विल अगेन गो टू आई। ठीक है, तो दैट आई इज क्लियर। परेशानी तो नहीं किसी को? बोल भाई। गुरप्रीत शर्मा जी, पक्का? Good. लिख लिया बच्चे? पूरा टेबल बना लो। फिर एडी क्या होता है? सी प्लस आई। तो देखो 50 प्लस 100 150, 75 प्लस 100 175, 100 प्लस 100 200 एंड सो ऑन। यस। किसी को टेबल में परेशानी हो रही है तो पूछ लो। सो यहाँ पे दिस इज नॉट ये वाला है इंड्यूस्ड कंजम्पशन ना, इफ समबडी आस्क्स यू। ये तो एडी है ना टोटल, इंड्यूस्ड कंजम्पशन प्लस ये। हाँ, यहाँ पे अगर अब देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, तो हाँ उस हिसाब से हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन ही कहेंगे। जो चेंज आ रहा है वो तो कंजम्पशन की वजह से आ रहा है ना मेरे बच्चों। And this is your autonomous. Autonomous या autonomous means which is automatic now, right? Which is not affected by any other thing. So वो autonomous consumption expenditure and your investment expenditure. ठीक है?
मुझे तो बता देना बेटा। हो गया। सो हमने ये देखा ना that there is a positive relationship with the income, as the income rises so does your consumption expenditure। तो ये भी डायग्राम कैसे बनता है ध्यान देंगे, ऊपर वाले का ही डायग्राम। क्लियर। हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रही थी, हाँ या नहीं, इट वाज सेम एट 100, 100 पे ही थी बेटा। यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड मीन्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी बेटा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, इनकम। ठीक है। जब इनकम जीरो थी, जब इनकम जीरो थी तब भी हमारा कुछ तो खर्चा था कंजम्पशन पे, दैट वाज 50, और कुछ तो इन्वेस्टमेंट थी, दैट वाज 100, हाँ या नहीं। फिर जैसे जैसे हमारी इनकम राइज हुई, इनकम हमारी हुई पहले कितनी बेटा, 50, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेरा राइज होके हो गया 75, इन्वेस्टमेंट फिर भी सेम थी। ठीक है। जब मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम हुई 100, तो मेरी इन्वेस्ट सॉरी कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई टू 100, हाँ या नहीं। धीरे 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 बच्चे ऐसे ऐसे जैसे जैसे इनकम बढ़ती रही मेरी कंजम्पशन भी बढ़ती रही, और बच्चे मेरी इन्वेस्टमेंट सेम थी। ठीक है कि नहीं है। अब जब हम एडी पढ़ रहे थे तो एडी हमने कहा था सी प्लस आई है। ठीक है। तो 50 प्लस 100 हमने कहा था 150 है। फिर हमने कहा 100 प्लस 75 175 है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो एडी है ऑब्वियसली वो सी एन आई के ऊपर ही होगा, बट चेंज इन एडी जो स्लोप है एडी की वो किसकी तरह होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरह, हाँ या नहीं। क्योंकि चेंज इन एग्रीगेट डिमांड अभी हमने ऊपर देखा था, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या थी, कांस्टेंट। कार्तिक, आ रहा है समझ। भविष्य बेटा। गुरप्रीत आपको आ रहा है। आप दोनों को तो मुझे समझ आ रहा है कि आ रहा है, आप तीनों को आ रहा है बेटा पक्का, कंफ्यूजन है कोई। गुरप्रीत देख ले। पक्का। कार्तिक, कंफ्यूज लग रहे थे थोड़े से, बोलो, देख लो। भविष्य। सो ये छोटा सा अब एक डायग्राम भी ड्रॉ करो। दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है बच्चे। ठीक। ब्रैकेट में लिखा है सी प्लस आई, ये रुपीस रुपीस रुपीस, वाई एक्सेस वाई वाली साइड नहीं, और ये भी रुपीस लिखा है। इस चैप्टर के लिए बेटा मेक श्योर दैट यू कैरी स्केल ऑल्सो। ठीक है। पेपर में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। और हमेशा जब भी हम डायग्राम वाला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, तो कभी भी सीधा डायग्राम से शुरू नहीं करेंगे और खत्म भी कभी डायग्राम पे नहीं करेंगे, हमेशा पहले एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा। ठीक है। फिर डायग्राम आते हैं, देन उसका एक्सप्लेनेशन आता है कि हमने डायग्राम में क्या बनाया है। ठीक है। और उसको हम हर जगह पे हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे। हाँ, आपको मुश्किल लगता है ऑब्जर्वेशन तो आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब लिखो ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक एक्सप्लेनेशन, जो भी आपको इजी और अच्छा वर्ड लगता है वो आप लिख सकते हो। ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स हम क्या कंक्लूजन, या कंक्लूजन वर्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंक्लूजन कैन ऑल्सो वर्क। ठीक है। क्या हम इधर से जो हमने ऊपर टेबल बनाया, हमने डायग्राम बनाया, इससे हम क्या निकाल रहे हैं, कंक्लूजन क्या है। ठीक है। तो पहला लिखो, क्या है, दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, हाँ या नहीं, बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। यस गाइस, ऐसा पढ़ा हमने। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, दैट मीन्स वाई,
and C. So when income rises, consumption also rises and vice versa. That means just in case tomorrow income falls, your consumption will also, right? So there is a positive relationship between income and consumption. When income rises, consumption also rises and vice versa. सेकेंड लिखा है कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. ठीक बात है ना. पहले हमने कहा कि इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन है. इसके साथ ही आप सेम में भी लिख सकते हो दैट्स व्हाई कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. आपने 2 पॉइंट्स पे लिखना है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट लिखना जरूरी है. ठीक है. The consumption curve is upward sloping because there is a positive relationship between income and consumption. ठीक है. थर्ड लिखोगे I bar is autonomous investment. I bar is autonomous investment and is not influenced. Autonomous investment is, sorry, I bar is autonomous investment and is not influenced by the level of income. ठीक है. therefore इकट्ठे लिखवा रही हूँ मैं 3 and 4. ओके. therefore its curve is horizontal straight line parallel to x-axis. therefore its curve is, कहाँ अटक गए पीयूष. ठीक है. therefore its curve is horizontal straight line parallel to x-axis. गुरप्रीत दिखा ना, अभी ऐसे स्ट्रेट लाइन था पैरेलल टू x-axis. क्लियर है. फिर नेक्स्ट लिखो AD इज इक्वल टू C प्लस आई. AD इज इक्वल टू C प्लस आई एंड इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप. है ना, अपवर्ड स्लोपिंग था ना ये भी. इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप. ब्रैकेट में लिखना चाहते हो लिख सकते हो. इट इज ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग. लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. C इज ऑलवेज पॉजिटिव. कभी देखा हमने नेगेटिव था या जीरो था कहीं पे भी C? ये देखो C कहीं जीरो से शुरू हुआ है क्या? नेगेटिव से था? नहीं, हमेशा पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट से शुरू हुआ है. यस और नो. इसको पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट. ठीक है. पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट. ओके. सो इट इज व्हाट इट ऑलवेज इज पॉजिटिव comma even at zero level of income. C is always positive even at zero level of income. So if you want, you can write this line, otherwise it's fine, that it is expenditure on basic needs for survival. ठीक है. नहीं लिखना चाहते हैं तब भी it's fine. तो ये लिखना जरूरी that it is also known as autonomous consumption. It is also known as autonomous consumption. C bar. आया समझ? इजी लगा? आया नहीं? ना. एग्रीगेट सप्लाई AS. ठीक है.
एग्रीगेट सप्लाई को हम एग्रीगेट आउटपुट भी बोल सकते हैं। वाई सुनिए, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? इट रेफर्स टू all the goods and services. It refers to all the goods and services that a producer has planned, that all the producers have planned to sell in the economy over the period of 1 year. जितने जितने भी दुनिया के producers हैं goods and services के, not just goods, even services, जितने भी goods and services के producers हैं, उन्होंने जो प्लान किया है ना कि हाँ इतना हम सेल करेंगे या सप्लाई करेंगे इस पूरे साल, उसको हम क्या कह देते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? ठीक है, तो इस वजह से एग्रीगेट आउटपुट भी कह सकते हैं इसको, प्रोडक्शन आउटपुट। ठीक है, सो ये ऐसे लिखा है, ये आपको लर्न नहीं करना। दैट एग्रीगेट सप्लाई दैट मीन्स एग्रीगेट आउटपुट। गुड्स प्रोड्यूस होंगे उतने ज्यादा, जितने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली लोग खरीदेंगे, तो इनकम भी जनरेट होगी, मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अगेन वो कहा जाता है, याद करो, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को जाएगा, लैंड को रेंट जाएगा, लेबर को वेजेस जाएगी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर, राइट? सो यहाँ पे बस ये लिखना बहुत जरूरी है, दैट ए एस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू, लिख लो, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। याद है ना, हमने फर्स्ट डे में ये बातें पढ़ी थी, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, बता देती हूँ कैसे। ठीक है, क्योंकि कार्तिक नहीं था उस टाइम पे हमारे साथ। सो एग्रीगेट सप्लाई, अगर बच्चे सप्लाई दुनिया में बढ़ती है पूरे के पूरे देश में, तो ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे या नहीं? प्रोडक्शन विल राइज, हाँ या नहीं? प्रोडक्शन राइज होगी तो बच्चे, प्रोडक्शन राइज होगी, अगर ज्यादा गुड्स बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को ज्यादा मिलेगी, हाँ या नहीं? बोलो, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो वाले लोग जो नहीं पहले कमा रहे थे उनको भी पैसा मिलेगा, और जो ऑलरेडी कमा रहे थे उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, सो बच्चे हम ऐसा कह सकते हैं दैट एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज योर इनकम। ठीक है, अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो अभी हमने पढ़ा, एज इनकम राइजेस सो डज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ या नहीं? और कंजम्पशन हमने बोला इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सो एडी आल्सो राइजेस। तो ये ऐसे हमने कुछ स्टार्टिंग में बात करी थी, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे ये जो मतलब है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, वो ये है दैट अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। ठीक है जी, श्योर? सो बच्चे आप कह रहे हैं, अगर हम इनकम की बात करें तो लोग, अगर आप बच्चे पैसा कमाते हो, आपकी जेब में पैसा है, तो आप क्या करोगे? या तो खर्च करोगे या सेव करोगे, यही दो बातें होंगी, हाँ या नहीं? यस। सो अगर खर्च करोगे तो दैट इज कंजम्पशन, बचाओगे तो दैट इज सेविंग्स। ठीक है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या, टू सेक्टर इकोनॉमी में वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, वन इज योर कंजम्पशन एंड नंबर टू इज योर सेविंग्स। ठीक है, तो ऐसा कैसे था, दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम एंड इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है, सो ये इसलिए कह रहे हैं दैट ए एस, अगर हम कह रहे हैं इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं दैट ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस? तो ये थोड़ा सा लिख लो, ऐसा लिख लो दैट y इज इक्वल टू, y का कुछ पार्ट, इनकम का कुछ पार्ट या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। और अभी हमने ऊपर कहा, ये वाला इक्वेशन 1 ऐसे डाल दो, 1 इज इक्वल टू ए एस प्लस वाई, नंबर 2 डाल लो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, नंबर 3 में आप डाल सकते हो, नंबर 3 में आप ऐसे लिख सकते हो देयर फोर ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है जी, ओके, ऊपर करूँ स्क्रॉल? ठीक है, सो एग्रीगेट सप्लाई के वही दो कंपोनेंट्स है सी एंड एस। सो लेट्स स्टॉप योर फॉर टुडे, कि आगे पूरा चलेगा, राइट? सो day after we will be meeting exactly at like your normal time, that is 3:15. I got late today because there was so much traffic on the